हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। सो आज हम रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जिसमें क्या होता है, बॉडी को कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है हीट ट्रांसफ़र के लिए, है ना। हीट ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा, एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, राइट। तो हीट ट्रांसफ़र के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है बॉडी को, ठीक है, रेडिएशन के अंदर। अब तो ये बेसिकली रेडिएशन होता क्या है। रेडिएशन देखिए, कोई भी बॉडी, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, ठीक है ना, तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर इससे तरंगे पैदा होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल सूर्य भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाई टेम्परेचर की वजह से। अब इसका क्या मतलब है, कोई लो टेम्परेचर बॉडी होगी तो वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पैदा करेगी। कोई लो टेम्परेचर बॉडी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करती है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक आयरन रॉड, अगर उस आयरन रॉड का आप टेम्परेचर बढ़ा दें, बस बात यह है कि एक आयरन रॉड जो कि ऐसे ही रखी हुई है, वो देखिए वो जिस फॉर्म जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जिस वेवलेंथ की वेव्स उस रॉड से निकल रही है वो आपके लिए विजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे सूर्य से आने वाली सिर्फ हम उसका कुछ ही पार्ट देख पाते हैं, विजिबल पार्ट, दैट इज विबग्योर, ठीक है। सो अल्ट्रावायलेट, है ना, एक्स रेज, इधर इंफ्रारेड, ये सब हम नहीं देख पाते हैं। सिमिलरली जो नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉडी होती है, अब देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉडी रेडिएट कब करेगी, जब सराउंडिंग, मतलब अगर एक बॉडी 30 डिग्री पे है दूसरी और सराउंडिंग जो है वो 25 डिग्री पे है, तभी ये जो बॉडी है वो रेडिएट करेगी, ठीक है, रेडिएशन पैदा करेगी, ठीक है। तो वो तो हमारा हीट ट्रांसफ़र का बेसिक फंडा ही है कि हीट ट्रांसफ़र तभी होगा जब कोई बॉडी सराउंडिंग से हाई टेम्परेचर पे है, राइट, या फिर लो टेम्परेचर पे है तो सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर होगा उस बॉडी में, ठीक है। तो वो तो बेसिक फंडा यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन वो होगा कब, लेकिन ये रेडिएशन होता कैसे, रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता कैसे है, इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए। देखिए कन्वेक्शन में भी आपको मीडियम के ही थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है, एयर है या जो भी गैसेस हैं या वाटर है, कोई भी फ्लूइड है तो, है ना, वो मीडियम की तरह होता है। कंडक्शन भी कैसे होता है, कंडक्शन में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है एटम्स के थ्रू, है ना, नेबरिंग एटम्स के थ्रू, तो वो भी एक तरीके से मीडियम पे डिपेंड करता है। बट रेडिएशन किसी मीडियम पे, रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, और कोई भी बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में हीट ट्रांसफर करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अगर कोई बॉडी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है, अब ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, बल्कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, ठीक है। तो ये लगभग हो गया -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी इस टेम्परेचर पे आ जाती है, जो कि अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, अगर इस टेम्परेचर पे आ जाती है तो वो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे हम रेडिएशन मान सकते हैं कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट, ये मिनिमम टेम्परेचर जो हो सकता है, ठीक है ना, वो टेम्परेचर है -273, एक्चुअली -273.15 केल्विन होता है, ठीक है। तो रेडिएशन बेसिकली होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है।
अब देखिए रेडिएशन के लॉज समझने से पहले थोड़ा सा रेडिएशन के लॉज मतलब कि जो लॉज रेडिएशन को गवर्न करते हैं, जैसे स्टीफेंस लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, उसको समझने से पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं यहाँ पे, वो समझनी पड़ेंगी, जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो पहली चीज आती है, एक चीज होती है देखिए एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन देखिए क्या होता है, अगर किसी बॉडी की हम एब्जॉर्प्टिविटी बता रहे हैं, एब्जॉर्प्टिविटी या फिर जिसको एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं, राइट। सो एब्जॉर्प्शन सबसे पहले क्या होता है, देखिए एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, इसको समझ लेते हैं पहले ये क्या होता है। देखिए रेडिएशन क्या है, रेडिएशन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ओन टेम्परेचर द बॉडी इज रेडिएटिंग, ठीक है ना। बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने टेम्परेचर की वजह से खुद की सरफेस से पैदा कर रही है। लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन पहले समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, सपोज अगर कोई बॉडी यहां पर है, अब रिफ्लेक्शन भी क्या है, रिफ्लेक्शन भी इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लेकिन ये बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से नहीं पैदा करती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि सपोज किसी और बॉडी की वजह से, है ना, किसी और बॉडी की वजह से इसकी सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आकर इस पर गिरेंगी और उसका जो भी अमाउंट ये अपनी सरफेस से रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखिए रेडिएशन जो हम बात कर रहे हैं ये इज अ काइंड ऑफ एमिशन, ठीक है ना, ये एमिशन होता है। एमिशन का मतलब होता है कि बॉडी खुद के टेम्परेचर की वजह से जो भी एमिट कर रहा है बाहर की तरफ, खुद के टेम्परेचर की वजह से जो भी एमिट कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट कर रहा है वो, ठीक है ना, तो ये एमिशन होता है खुद के टेम्परेचर की वजह से। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है किसी थर्ड बॉडी की वजह से, ठीक है ना, आई मीन किसी दूसरी सेकंड बॉडी की वजह से, ठीक है, और ये रेज आएंगी, इस पर कुछ इंसुलेशन होगा, है ना, इसको इंसुलेशन बोलते हैं। जो टोटल अमाउंट ऑफ रेज यहां पर आकर गिर रही हैं उसको इंसुलेशन बोलते हैं, ठीक है। उसका कुछ पार्ट ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि Q अमाउंट ऑफ हीट आ रही थी, ठीक है, Q अमाउंट ऑफ हीट आ रही थी, अब QR अमाउंट ऑफ हीट इसने रिफ्लेक्ट कर दी, ठीक है, QR अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट कर दी। तो रिफ्लेक्शन ये होता है कि बिना यूज किए, बिना QR अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट करा, मतलब QR अमाउंट ऑफ हीट इसने कुछ यूज ही नहीं किया। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रे नहीं, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब क्या हुआ, इस एनर्जी की वजह से इस बॉडी में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अच्छा ये रिफ्लेक्शन सरफेस प्रॉपर्टी होती है, सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन। पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखिए कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट कर दिया, अब बाकी बचा पार्ट क्या होगा, बाकी बचे पार्ट में कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो अमाउंट ये एब्जॉर्ब करेगा इसी अमाउंट की वजह से इसका खुद का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद देखिए QR रिफ्लेक्ट किया, Q एब्जॉर्ब किया, फिर भी कुछ बचेगा तो उसको क्या करता है, ये ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। अब कौन सी बॉडी इनमें से क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो डिपेंड करता है उस बॉडी पे, ठीक है, वो अभी हम लोग देख लेंगे। तो ट्रांसमिशन बेसिकली क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है कि अपने से पास कर दी वो एनर्जी, ठीक है। तो Q ट्रांसमिशन जो होता है, तो QT, ठीक है, ये ट्रांसमिटेड एनर्जी है, उसने अपने से पास कर दी, ठीक है। तो QR हो गया रिफ्लेक्शन, मतलब जिस सरफेस पे आई एनर्जी उसी सरफेस से उसने वापस भेज दी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में।
QA वो एब्जॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से खुद का बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और QT क्या है? ट्रांसमिटेड एनर्जी, ठीक है, अपने से पास होने दी, तो QT भी नहीं यूज कर रहा है, ठीक है, वो भी अपने से पास होने दे रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, तो बेसिकली यहां पर एक चीज मैं लिख सकता हूं कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आकर जो इस बॉडी पर इंसुलेशन होता है वो है किसके बराबर? QR प्लस QA प्लस QT, ठीक है, QR प्लस QA प्लस QT। तो अब किसी भी बॉडी के लिए आप यहां से एक चीज समझ सकते हैं, देखिए एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? एब्जॉर्प्टिव पावर किसी भी बॉडी के लिए हमको देखना होता है कि एब्जॉर्प्टिव पावर, तो एब्जॉर्प्टिव पावर इस तरीके से डिफाइन है कि एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो फ्रैक्शनल मतलब किसका फ्रैक्शन? टोटल का, जितनी आ रही थी। तो फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली अगर Q आ रही थी और QA एब्जॉर्ब करी, तो एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्टिविटी को हम एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, इसको एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं, और सिंपली एब्जॉर्प्टिविटी भी बोल सकते हैं आप। तो ये A क्या होता है? बाय डेफिनेशन A होता है QA अपॉन Q, ठीक है, फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। सिमिलरली रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है आपका स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी बाय द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्योंकि सरफेस से होता है, तो ये हो जाएगा QR अपॉन Q। एंड सिमिलरली ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट भी क्या होता है? ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आपका क्या होता है? ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, सो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हो T से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, और ये आपका होता है फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी, ठीक है, फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी, ठीक है। तो अब जरा इसको, इस इक्वेशन को देखिए, और इस इक्वेशन में हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़े से, है ना, Q को इस तरफ ले आएंगे। तो अगर हम Q को इस तरफ ले आएंगे तो Q देखिए सबके नीचे आ जाएगा और इधर 1 बचेगा, ये Q हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के लिए हम देखिए यहां से एक हमारा रिलेशन आता है कि उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर, उसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और उसका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आता है? 1 के बराबर, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना है कि किसी भी बॉडी का एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब रेडिएशन की बात आती है, तो रेडिएशन की बात जब हम करते हैं तो हम 2 तरीके की बॉडी पढ़ते हैं, ठीक है, एक तो ब्लैक बॉडी और एक ग्रे बॉडी, राइट, ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी। तो ग्रे बॉडी का मतलब होता है कोई भी नॉर्मल बॉडी, ठीक है, और ब्लैक बॉडी बेसिकली रेडिएशन में आइडियल बॉडी होती है, ठीक है। बस इतना ही समझना है फिलहाल कि डिफरेंस क्या है। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है जो कि मिलना प्रैक्टिकली मुश्किल है, ठीक है। सो ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है, ठीक है। देखिए आइडियल बॉडी बोल रहा हूं क्योंकि ऐसी बॉडी मिलना मुश्किल है। तो जनरली हमारे आसपास जितनी भी तरीके के ऑब्जेक्ट हैं उन वो सभी क्या हैं? ग्रे बॉडीज में डील किए जाते हैं, ठीक है, ग्रे बॉडी में डील किए जाते हैं। ब्लैक बॉडी को ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए ब्लैक बॉडी बाय डेफिनेशन वो बॉडी है जो कि उस पर अगर कोई
उस पर अगर कोई रेडिएशन पड़ती है, ठीक है ना, रेडिएशन एनर्जी अगर उस पर कोई पड़ती है तो वो पूरी की पूरी रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा ये जो Q हमने बताया है, ये Q रेडिएशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। मतलब रेडिएशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होता है रेडिएशन एनर्जी, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, सपोज जो सन से एनर्जी आ रही है उसमें पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना, लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ तक सारी वेव्स हैं, ठीक है ना। तो अब अगर वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पूरी लाइन है, पूरी लाइन का मतलब जितनी भी रेज हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी रेज कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। इसीलिए इसको बोल रहा हूं मैं आइडियल बॉडी है। ठीक है, वो सारी की सारी रेज अगर कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। आपको ब्लैक बॉडी, अच्छा ब्लैक बॉडी का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक ही हो। ठीक है, देखिए ब्लैक कलर क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, कलर अगर किसी भी बॉडी में आप कोई कलर देखते हैं तो वो कलर उसके रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं। वो कलर आप किसी बॉडी में अगर कोई कलर देख रहे हैं तो वो कलर किस लिए दिख रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से। वो अगर कोई बॉडी रेड है तो वो रेड इसलिए दिख रही है क्योंकि वो लाइट, जो व्हाइट लाइट पड़ रही है उसमें से सिर्फ रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, वो वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रही है जो कि रेड कलर का है, जो रेड कलर लाइट का है। ठीक है, तो अगर सारी की सारी मतलब विबग्योर, ठीक है ना, विबग्योर, तो अगर ये सारी की सारी जो वेव्स हैं, आई मीन जो वेवलेंथ वाली, ये सारी की सारी जो वेवलेंथ है, अगर कोई बॉडी इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले रही है और इनमें से कुछ भी नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसका कलर क्या हो जाता है, वो ब्लैक कलर हो ही जाएगी। ठीक है, मतलब विबग्योर जो आपका स्पेक्ट्रम है, सारी लाइट्स इसी मतलब कहा जाए तो पूरे कलर इसमें आते हैं ना, इसी के मिक्सचर में। ठीक है, लेकिन अगर कोई बॉडी इसको पूरे को क्या कर ले रही है, इसको पूरे को एब्जॉर्ब कर ले रही है अगर कोई बॉडी, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्वियसली कुछ नहीं रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो ब्लैक इन कलर दिखती है। ठीक है, तो वो लेकिन ब्लैक कलर की बात आती है तो जरूरी नहीं है कि इसके पीछे अल्ट्रावायलेट रे उसको भी वो एब्जॉर्ब कर रही हो, है ना, आगे इंफ्रारेड है उसको भी वो एब्जॉर्ब कर रही है, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या है, यहां पर बेसिकली ये बात की जा रही है कि ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो कि अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इधर इंफ्रारेड, है ना, और आपकी माइक्रोवेव रेज, ठीक है, ये सभी को, पूरे स्पेक्ट्रम को ही अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो दैट इज ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक कलर इज समथिंग एल्स, ब्लैक कलर जरूरी नहीं है ब्लैक बॉडी हो। ठीक है, तो जो हमारी ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है ना, जो हमारी ब्लैक बॉडी होती है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन ये है कि उस पर कोई भी जो रेडिएटिव एनर्जी उस पर पड़ेगी, जो रेडिएशंस, है ना, मैं बोल रहा हूं रेडिएटिव एनर्जी, जो रेडिएशन वाली एनर्जी है उस पर पड़ेगी, वो पूरी की पूरी एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर वो पूरी की पूरी एनर्जी को Q आएगी तो Q को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ना कुछ रिफ्लेक्ट करेगा और ना ही कुछ ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसी बॉडी का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी जीरो होगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट भी जीरो होगा, और पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या होता है, देखिए एमिसिव पावर वही है जो कि रेडिएशन से, है ना, एमिसिव पावर का मतलब देखिए टाइम से रिलेट कर देंगे, टाइम रेट ऑफ एमिशन देख लेंगे, ठीक है ना, तो वो एमिसिव पावर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन है तो वो एनर्जी ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम दैट इज पावर। ठीक है ना, तो
तो एमिसिव पावर का मतलब क्या हो रहा है, कौन सी किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर क्या है, वो उससे क्या मतलब है कि हम उसका रेडिएटिव पावर देखने जा रहे हैं, क्योंकि रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन इज नथिंग बट एमिशन, ठीक है ना। और ये होता क्या है एमिशन, जो कि बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ओन टेम्परेचर जो बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में रेडिएशन हीट ट्रांसफर करती है, ठीक है ना, वही हमारा क्या होता है एमिसिव पावर। देखिए एमिसिव पावर क्या होता है, एमिसिव पावर होता है, एमिसिव पावर कैलकुलेट करने के लिए देखिए डेफिनेशन इसकी होती है कि एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी एमिटेड, ठीक है, टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, मतलब किसी पर यूनिट एरिया, देखिए एरिया आप बढ़ा देंगे तो टोटल एनर्जी एमिटेड बढ़ जाएगी, इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं, क्योंकि ये हम किसी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी बॉडी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए उसके पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी एमिट की जा रही है, दैट इज एमिसिव पावर, ठीक है। तो ये हमारी एमिसिव पावर होती है, ठीक है। तो ये टोटली किस पर डिपेंड करती है, ये टोटली डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड ऑब्वियसली सरफेस ऑफ द बॉडी, और सरफेस क्या बेसिकली मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक है। टेम्परेचर एंड द सरफेस ऑफ द बॉडी बेसिकली हम बोलेंगे, क्योंकि सरफेस की रफनेस पे भी डिपेंड करता है कि आपका रेडिएशन जो है वो कैसा होगा, राइट। सो बेसिकली इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड सरफेस ऑफ द बॉडी। देखिए नेक्स्ट आता है एमिसिविटी, क्या होता है एमिसिविटी। तो देखिए एमिसिविटी को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। एमिसिविटी की डेफिनेशन है, एमिसिविटी क्या होता है कि अगर आप किसी ब्लैक बॉडी को लें, ठीक है, ब्लैक बॉडी, सपोज कोई पहले ग्रे बॉडी है, ठीक है, ग्रे बॉडी मतलब कोई भी नॉर्मल बॉडी है ना। अब ग्रे बॉडी की जो सरफेस है ना, इसकी एमिसिविटी बतानी है। देखिए एमिसिव पावर क्या है, टेम्परेचर और सरफेस पे डिपेंड करता है। तो किसी सरफेस की एमिसिविटी होती है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी बॉडी का जो एमिसिव पावर है वो किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे। तो सपोज अगर ये बॉडी T टेम्परेचर पे है, ठीक है, तो ये बॉडी कुछ एमिट करेगी, जिसको मैं ये कुछ रेडिएशन एनर्जी कुछ एमिट करेगी, जिसको मैं Eg नाम दे रहा हूं, ठीक है। ये रेडिएशन एनर्जी जो एमिट कर रही है, जिसको मैं Eg नाम दे रहा हूं, ठीक है, इस टेम्परेचर T पे। अब अगर मैं कोई एक ब्लैक बॉडी ले लूं, सेम शेप एंड साइज की, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे T, तो देखिए ये जो ब्लैक बॉडी जो एमिट करेगी, ठीक है ना, ब्लैक बॉडी जो एमिट करेगी वो क्या होगा, वो इससे Eg से, मतलब ग्रे बॉडी के एमिशन से ज्यादा ही होगा। तो देखिए ब्लैक बॉडी पे अगर कोई एनर्जी, रेडिएटिव एनर्जी पड़ती है तो वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, ठीक है। और ये किसी भी टेम्परेचर पे
जो टोटल एनर्जी एमिट करेगी, ये किसी भी टेम्परेचर पे जो टोटल एनर्जी एमिट करेगी वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब कोई और बॉडी उस टेम्परेचर पे उससे ज्यादा एमिशन नहीं कर सकती है ना, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर और आइडियल एब्जॉर्बर एंड एन आइडियल एमिटर, ठीक है। तो एमिसिविटी क्या होता है, तो एमिसिविटी किसी भी सरफेस की क्या होती है, एमिसिविटी किसी भी सरफेस की होती है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, राइट, टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी, एमिटेड बाय द सरफेस, है ना, रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय द सरफेस एट एनी टेम्परेचर टू द रेशियो ऑफ द, या बेटर है इसको मैं ई लिख रहा हूं, इसको ई भी लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये आइडियल एनर्जी एमिशन है, ठीक है, आइडियल। तो इसको मैं, तो ये जो रेशियो होता है, ठीक है ना, यहां पर एक चीज याद रखनी है कि सेम शेप एंड साइज होना चाहिए ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी का, और सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए दोनों, तब जो एनर्जी का रेशियो आएगा ग्रे बॉडी का, ठीक है, या किसी भी सरफेस का बेटर, टू द एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, उसको हम बोलते हैं एमिसिविटी। तो अब ऑब्वियसली एमिसिविटी, अगर मैं ब्लैक बॉडी की बात करूं तो ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी क्या होगी, अब ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी क्या होगी, ईबी बाई ईबी दैट इज 1। तो ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी दोनों ही क्या होती हैं, 1 होती हैं। तो यहां से ये भी समझ में आता है कि अगर कोई भी बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, देखिए ब्लैक बॉडी तो आइडियल एब्जॉर्बर, आइडियल एमिटर है, लेकिन अगर कोई दूसरी बॉडी अगर आपको दिख जाती है जो कि ट्रांसमिशन बहुत कम करती है एनर्जी का, जिसका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बहुत कम है ना, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बहुत कम है, तो उसका मतलब एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा होगा, तो दैट इज अ गुड एब्जॉर्बर। और यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई गुड एब्जॉर्बर है तो इट इज ऑल्सो अ गुड एमिटर, ठीक है। तो अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑलवेज अ गुड एमिटर, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि ये अगर टेम्परेचर T पे कोई बॉडी टोटल कितनी एनर्जी एमिट करेगी, ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला किसी लॉ के तहत आता है, और वो लॉ क्या है, वो लॉ है हमारा स्टीफन्स लॉ, ठीक है। तो स्टीफन्स लॉ देखिए आपको जो जिस एनर्जी के बारे में बताता है एट एनी गिवन टेम्परेचर T, ठीक है, वो आइडियल एनर्जी जो कि किसी टेम्परेचर T पे एमिट की जाएगी उसके बारे में बताता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि अगर हमको क्या रिलेशन निकालना, हमको रिलेशन निकालना है एमिशन एनर्जी दैट इज रेडिएशन एनर्जी, है ना, तो टोटल एमिशन एनर्जी और एमिशन एनर्जी और किसके बीच में रिलेशन निकालना है, टेम्परेचर, ठीक है। तो एमिशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है वो किसने दिया हमें, स्टीफन्स लॉ के तहत मिलता है, ठीक है। और स्टीफन्स लॉ जो ये एमिशन एनर्जी बताता है किसी गिवन टेम्परेचर T पे, ठीक है, वो हमको कौन सी एमिशन एनर्जी बताता है, आइडियल एमिशन एनर्जी। मतलब आइडियल एमिशन एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर कोई ब्लैक बॉडी टेम्परेचर T पर है तो वो जो एमिट करेगी टोटल एनर्जी, ठीक है, वो जो टोटल एनर्जी एमिट करेगी उसकी वैल्यू बताता है, ठीक है। और ये बताता है कि टोटल एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट एनी गिवन टेम्परेचर T, किसी दिए हुए टेम्परेचर T पे कोई ब्लैक बॉडी जो टोटल एनर्जी एमिट करती है वो होता है सिग्मा A इंटू T की पावर 4, ठीक है। जहां पे सिग्मा क्या है, जहां पर सिग्मा है आपका
स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि जिसको हम लोग स्टीफेंस कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, ठीक है। यहां पर ये याद रखिएगा हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी क्या पावर ही देता है, ठीक है, वॉट की फॉर्म में आंसर आता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी या टोटल एमिसिव पावर, ठीक है, एमिटेड बाय अ बॉडी, एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर T, वो क्या होता है सिग्मा A T की पावर 4, जहां पर A क्या होता है, A होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, और T ऑब्वियसली टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो द रेट एट विच अ ब्लैक बॉडी एमिट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, क्योंकि ये एमिसिव पावर ही है, ठीक है ना, ये क्या है, ये एमिसिव पावर ही है EB, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, दैट इज गिवन बाय दिस। तो ये ब्लैक बॉडी के लिए हम इस तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन अगर कोई ग्रे बॉडी है तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी एमिटेड बाय दैट ग्रे बॉडी एट टेम्परेचर T। तो देखिए उसके लिए फिर आपका क्या आ जाता है, किरचॉफ्स लॉ, एक और लॉ होता है जो कि क्या बताएगा आपको कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है ग्रे बॉडी का एमिशन, ठीक है। तो देखिए किरचॉफ्स लॉ कहता है कि अगर कोई आपकी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर अगर A है, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, सपोज टोटल पावर जो एब्जॉर्ब की है ना, आई मीन फ्रैक्शनल एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, एनर्जी का जो रेडिएशन एनर्जी इस पर गिरी उसमें से कितना पार्ट उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, फ्रैक्शनल पार्ट, वो क्या होता है हमारा एब्जॉर्प्टिव पावर। तो अगर कोई बॉडी, ठीक है, सपोज ये बॉडी 1 है, तो ये बॉडी 1 कितना एब्जॉर्ब कर लेती है, दैट इज ये इसकी जो एब्जॉर्प्टिव पावर है इट इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो सपोज ये A1 है, और अगर इसको मैं टेम्परेचर T पर ले आऊं, इसको मैं टेम्परेचर T पर ले आऊं, ठीक है, तो ये जो टोटल एनर्जी एमिट कर रही है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज इसकी जो टोटल एमिसिव पावर है वो E1 है, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि जब भी आप इनका दोनों का रेशियो निकालोगे E1 बाई A1, ठीक है, तो जब भी आप इनका दोनों का रेशियो निकालोगे तो ये क्या आएगा आपका, इनका दोनों का रेशियो आपका आएगा EB के बराबर, ठीक है। मतलब कि टेम्परेचर T पे सेम शेप और सेम साइज की कोई बॉडी, ब्लैक बॉडी रख दो, तो वो जितना एमिट करेगी वही ये रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है, वो जितना एमिट करेगी वो क्या हो जाएगा, इस रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखिए यहां से क्या निकल के आता है कि अगर कोई भी बॉडी है ना, जो कि आइडियल बॉडी नहीं है, ब्लैक बॉडी नहीं है, तो उसका हमारा कैसे टोटल एमिसिव पावर निकल के आता है। अब देखिए साथ ही साथ एक और चीज है कि अभी हमने क्या करा था, एमिसिविटी को डिफाइन किया था, अभी हमने एमिसिविटी को डिफाइन किया था, हमने लिखा था कि एमिसिविटी क्या होता है, टोटल एमिसिव पावर
जो ग्रे बॉडी का होगा, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल एमिसिव पावर जो ब्लैक बॉडी का होगा सेम टेम्परेचर पे। तो किसी टेम्परेचर T पर अगर कोई हमारे पास ब्लैक बॉडी है, ठीक है ना, सेम शेप एंड साइज की, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो EB है, टोटल एमिसिव पावर वो EB है। E क्या है? एमिसिव पावर ऑफ दिस बॉडी, है ना, बॉडी 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि देखिए E1, अब यहां पर बॉडी 1 मैंने ले लिया इसलिए E1 लिख दिया है। तो यहां से ये भी समझ में आता है कि E1 क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा स्मॉल e1 इंटू कैपिटल EB, ठीक है। और कैपिटल EB हमको कहां से मिला है? कैपिटल EB हमको दिया गया है बाई स्टीफन्स लॉ, तो वो हो जाएगा सिग्मा A T की पावर 4। तो ये आपका ज़्यादा यूज्ड तरीका होता है क्वेश्चंस में, ठीक है, टू कैलकुलेट एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियसली यहां से और यहां से किरचॉफ्स लॉ से और यहां से आपको एक चीज क्लियर होती है कि किसी भी बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी क्या हो जाती है? बराबर, ठीक है। एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी किसी भी बॉडी की क्या हो जाती है? बराबर, राइट। अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक तरीके की अप्रोच है जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है, गैसेस के बिहेवियर को। और थर्मोडाइनमिक्स क्या है? थर्मोडाइनमिक्स उसी गैसेस के बिहेवियर को जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से जब हम स्टडी करते हैं गैसेस के बिहेवियर को, तो वो हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आता है। और वही मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब एक जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड को क्या है, फ्लूइड वैसे हर एक पार्टिकल अलग अलग जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है, लेकिन वहाँ पर हमने जो स्टडी की है वो उसकी मैक्रोस्कोपिक बल्क प्रॉपर्टीज़ पे स्टडी करी है, जैसे कि प्रेशर क्या होगा, हाइट के साथ वेरी करेगा, डेप्थ के साथ वेरी करेगा, राइट। तो वो हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं यहाँ पर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है। तो उनमें जो चेंजेस होंगे किसके वजह से चेंजेस होंगे? क्योंकि उस जो सिस्टम होगा हमारा, जो गैसियस सिस्टम होगा, उसका इंटरेक्शन होगा सराउंडिंग से, ठीक है। तो इस इंटरेक्शन की वजह से जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएंगे, तो वो जो स्टडी होता है वो हम थर्मोडाइनमिक्स में करते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ, मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी में जाने से पहले हम थोड़ा सा गैसेस के बारे में जान लेते हैं। देखिए अलग अलग गैसेस अलग अलग तरीके का बिहेवियर करती हैं। अगर हम किसी प्रेशर टेम्परेचर पे उनकी बात करें, किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर, है ना, जो कि हम बोलते हैं स्टेट ऑफ द गैसेस, ठीक है, स्टेट ऑफ द मैटर। प्रेशर टेम्परेचर क्या डिसाइड करता है? किसी भी सिस्टम का स्टेट, थर्मोडाइनमिक सिस्टम का स्टेट, ठीक है। तो अगर हम गैसेस के बिहेवियर को अलग अलग स्टडी करें, ठीक है, तो उनका जो प्रेशर और टेम्परेचर के में सपोज अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम रख के पहले ऑक्सीजन लिया और उसका टेम्परेचर के साथ प्रेशर में चेंज देखा, ठीक है, तो जैसा भी ग्राफ बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन या कर्व, जैसा भी ग्राफ बनेगा, सिमिलर ग्राफ, मतलब स्ट्रेट लाइन या कर्व, पैराबोलिक कर्व है या फिर क्यूबिक कर्व है, जैसा ग्राफ हमको O2 को कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख के
कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख के, ठीक है, उसको हीट कर रहे हैं सपोज, या जो भी कर रहे हैं, तो फिर प्रेशर और टेम्परेचर में अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आएंगे, और पीटी ग्राफ हम सपोज ड्रॉ करते हैं, तो जैसा ग्राफ हमें O2 के लिए मिलेगा, मतलब नेचर ऑफ द ग्राफ, कि अगर स्ट्रेट लाइन है सपोज, तो अगर स्ट्रेट लाइन हमें O2 के लिए मिलता है पीटी ग्राफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर अगर मैं N2 लेता हूं सेम अमाउंट की, है ना, तो फिर उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख के उसका पीटी ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो वो लाइन O2 वाली लाइन से भले ओवरलैप ना करे, लेकिन वो भी क्या होगी, एक लाइन ही होगी, मतलब ये नहीं होगा कि वो कर्व मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रेशर होगा इन दोनों गैसेस में। तो गैसेस क्या होता है, ऐसा पाया गया कि अलग अलग गैसेस अलग अलग बिहेवियर शो करती हैं एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर इन सारी किसी भी गैस को, मतलब आप O2 ले लो, हीलियम ले लो, N2 ले लो, ठीक है, किसी भी गैस को अगर आप वेरी लो डेंसिटी, है ना, इनका घनत्व तो बहुत कम हो, ठीक है, वेरी लो डेंसिटी एंड प्रेशर, ठीक है, और दूसरा वेरी हाई टेम्परेचर, अगर इन दो कंडीशन पे, ठीक है ना, मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ, तो वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर आप इनका बिहेवियर देखो, वेरी हाई टेम्परेचर का मतलब कि देखिए, अब आपने लो टेम्परेचर कर दिया जहां पर वो कंडेंस हो जाए, ठीक है ना, तो वेरी हाई टेम्परेचर का मतलब कि टेम्परेचर जो सफिशिएंटली पर्याप्त रूप से कंडेंसेशन पॉइंट के ऊपर हो, ठीक है ना, तो दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो वेरी लो डेंसिटी एंड प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर अगर हम रखते हैं इनका सभी का, तो ये जो बिहेवियर है ये एक जैसा बिहेवियर शो करने लगती हैं, ठीक है, लगभग, ठीक है ना, नॉट एग्जैक्टली कि बिल्कुल, लेकिन हाँ ये है कि अगर ये कंडीशन आप अप्लाई करते हैं तो ये सारी गैसेस क्या हैं, लगभग एक जैसा बिहेवियर शो करने लगती हैं, ठीक है। और यहीं से हमारा क्या आता है, यहीं से हमारा एक आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि अगर कोई आइडियल गैस है, अब देखिए जो आइडियल गैस है उसके लिए जो हम एजम्पशन मानते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके लिए जो हम एजम्पशन मानते हैं वो एजम्पशन रियल गैसेस के साथ ऐसा नहीं है कि ये होगा, लेकिन हाँ हम लोग उसको आइडियलाइज्ड कंडीशन मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि सारी गैसेस जब वेरी लो डेंसिटी एंड प्रेशर पे आती हैं और वेरी हाई टेम्परेचर, ये आपकी कंडीशन मीट करती हैं, तो एक तो सारी गैसेस सिमिलर बिहेवियर शो करने लगती हैं, और तब हम इसको जो है, ठीक है, तब हम रियल गैसेस जो हैं, अगर ये कंडीशन मीट करती है तो रियल गैसेस को हम आइडियल गैसेस मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन होता है कि अगर इस टेम्परेचर पे रियल गैसेस जो होंगी, इस कंडीशन पे रियल गैसेस जो होंगी वो क्या होती हैं, आइडियल गैस की तरह बिहेवियर शो करने लगती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ठीक है, बाय एन एक्सपेरिमेंट ऐसा बताया गया है, और ये बताया गया है कि ये सभी गैसेस एक लॉ फॉलो करने लगती हैं, ठीक है, ये सभी गैसेस सिमिलर बिहेवियर शो करती हैं, और सिमिलर बिहेवियर इस लॉ के अकॉर्डिंग शो करती हैं, जिसको नाम दे दिया गया आइडियल गैस लॉ, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कि ये होता है PV इज इक्वल टू NKT, ठीक है, जहां पे P क्या है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स अंदर लिए गए हैं वो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.0
1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। और टी आपका होता है टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो ये जो आइडियल गैस लॉ है इसकी एक फॉर्म ये भी है, ठीक है, PV इज इक्वल टू NKT। अब देखिए जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? अगर हम इस यहाँ पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह मोल्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? N इंटू Na के बराबर, राइट। जितने मोल आपने गैस के लिए थे, ठीक है, सपोज N मोल्स आपने लिए थे, ठीक है, तो N इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल, ठीक है। तो n इज इक्वल टू होता है स्मॉल n इंटू Na। इसको हम यहां पर रख दें तो हमारा जो लॉ है वो बन जाता है PV इज इक्वल टू n इंटू Na इंटू K इंटू T, ठीक है। और ये जो Na इंटू K ये जब मल्टीप्लाई होता है तो ये एक नया कांस्टेंट दे देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? R। और इसकी वैल्यू आप देखेंगे आएगी 8.013, सॉरी 8.31, राइट, 310, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। यही हमारा क्या आता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका नाम होता है मोलर गैस कांस्टेंट, ठीक है। और ये होता है N इंटू R इंटू T, PV के बराबर, ठीक है। तो ये कुछ ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट, कि ये भी गैस लॉ की फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर या यहां से देख लीजिए आप, ठीक है, अगर सपोज टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर आपका प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और n कांस्टेंट है, r तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि PV इनवर्स इज कांस्टेंट, ठीक है, सॉरी PV इज कांस्टेंट, सॉरी, ठीक है, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना, PV इज कांस्टेंट, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है बॉयल्स लॉ। सिमिलरली अगर यहां पर हम देखें कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे, राइट, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट n पे, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली मोल्स भी कांस्टेंट ही हैं, ठीक है।
तो कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पे या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे क्या हो जाएगा, जो रिलेशन आएगा V और T में वो आएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि V1/T1 इज इक्वल टू हो जाएगा V2/T2। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है गे-ल्यूजेक्स लॉ। या फिर जिसको हम जानते हैं चार्ल्स लॉ के नाम से। तो ये आइडियल गैस का कुछ लॉज हैं जो कि आइडियल गैस के बिहेवियर को गवर्न करते हैं, राइट। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।